Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is disease condition. Today we are going to discuss a disease condition called trigeminal neuralgia, and this is a kind of a rare condition, बहुत rare condition है, पर it's kind of famous because ये one of the most famous celebrity जिसे हम कह सकते हैं सलमान खान, उन्हें ये condition पहले थी. अब उस condition का treatment management हो चुका है, पर ये कंडीशन उन्हें थी. यू कैन सी दिस क्लिप. बॉडीगार्ड कर रहे थे, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दर्द था आपको. ये एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया. अब वो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के अंदर ये होता है कि इतना दर्द होता है कि इट इज कॉल्ड सुसाइड डिजीज. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुसाइड्स आर कमिटेड बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया. बहुत सारे लोगों को होता है. वो पहले ऐसा लगता है कि कुछ डेंटल प्रॉब्लम है, फिर जाके पता चलता है कि वो नर्व है. अब जाके वो ठीक हुआ, अब उसका इलाज विलाज आ गया है, तो वो पेन तो टोटली चला गया मेरा. लेकिन जब वो देखने के लिए जब वो फुल थ्रू डाला था मेरे में, वो एक डाई वाई का डाला था, तो उससे पता चला कि ब्रेन के पास एक एनेरिज्म भी है. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द कंडीशन. we'll see its definition, its complications, and sign and symptoms, etiology, management, and also nursing management. Along with these videos, we also make videos on nursing care plans, case presentations and case studies. तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो. तो जान लेते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया क्या होता है. तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन. ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया इज़ अ क्रोनिक पेन डिसऑर्डर. ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया एक क्रोनिक पेन डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय सडन, अचानक से, सीवियर बहुत ज़्यादा, ब्रीफ, स्टैबिंग, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ पेन. मतलब स्टैबिंग का मतलब होता है जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो, ठीक है. रिकरेंट एपिसोड्स का मतलब है बार बार ये एपिसोड्स होते हैं पेन के. तो ये एक क्रोनिक पेन डिसऑर्डर है. और ये क्यों होता है? ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व में कोई इशू अगर है, कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, जैसे कि उसका दबना मतलब कंप्रेशन, या फिर डीमाइलिनेशन हो जाना, उसका माइलिन का जो कवर है, जो शीथ है, वो हट जाना, उसकी वजह से ये कंडीशन अराइज होती है. यूजुअली ये यूनिलेटरल होती है, मतलब चेहरे के या तो दाएं या तो बाएं, या तो लेफ्ट या राइट, दोनों में से एक साइड ये कंडीशन हो सकती है. ठीक. इसके बाद हम आ जाते हैं एटियोलॉजी पे. एटियोलॉजी में सबसे पहले प्राइमरी एटियोलॉजी क्या है? प्राइमरी एटियोलॉजी कंप्रेशन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व रूट. कंप्रेशन हो जाना ट्राइजेमिनल नर्व रूट का. किससे हो जाना? आर्टरी या वेन से. कौन सी आर्टरी से? मोस्ट कॉमनली सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी से इसका कंप्रेशन हो जाना. कंप्रेशन माने दबना इसका. अगर ये दब जाएगी तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है. फिर उसके बाद आता है डीमाइलिनेशन. डीमाइलिनेशन क्या होता है? डीमाइलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि माइलिन एक कवरिंग प्रोवाइड कराता है नर्व फाइबर्स को, ठीक है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी माइलिन एक शीथ, एक कवर है, एक कवच है नर्व फाइबर का. पर अगर ये कवच हट जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है. नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो डीमाइलिनेशन की वजह से भी ये कंडीशन अराइज होती है. फिर उसके बाद सेकेंडरी कॉजेज में आते हैं, जैसे कि है मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक डीमाइलिनेशन से अराइज हुआ एक डिसऑर्डर, एक मेडिकल कंडीशन आप बोल सकते हो. मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब है मल्टीपल स्पॉट्स पे डीमाइलिनेशन हो जाना. तो सिंपली डीमाइलिनेशन होगा तो ये कंडीशन अराइज हो जाएगी. फिर ट्यूमर बन जाना, ठीक है, या फिर ट्रॉमा, या फिर कोई डेंटल प्रोसीजर हो जिसकी वजह से ये नर्व डैमेज हो गया हो, ठीक है. देन वास्कुलर मालफॉर्मेशन. वास्कुलर मालफॉर्मेशन मतलब है जो आपका वेसल्स है उनका कोई मालफॉर्मेशन हो जाए, या फिर एन्यूरिज्म हो जाए तो भी ये कंडीशन, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो जाए तो भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है. लास्ट में इडियोपैथिक मतलब इसका कोई नोन कॉज नहीं हो सकता. नो आइडेंटिफिएबल कॉज, कोई आइडेंटिफिएबल कॉज ही नहीं है, ये कंडीशन तब भी बन सकती है. उसके बाद आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में. अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले पेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. पेन तो मेन ही पेन डिसऑर्डर है, तो पेन किस तरीके का होगा हम वो देखेंगे. देखो, सडन सीवियर शार्प स्टैबिंग इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन. सडन मतलब एकदम से, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा पेन होगा, शार्प मतलब एकदम चुभेगा, ऐसे काट रहा हो कोई, ऐसा पेन होगा. स्टैबिंग मतलब कोई चाकू घोंप रहा हो, ऐसा, ठीक है. फिर इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक से जो पेन अराइज होता है वो पेन इस पेशेंट को होता है. मोस्टली ये जो कंडीशन है इसे हम
सुसाइड डिसीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को कि पेशेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं इसमें, ठीक है। फिर यूनिलेटरल है, मतलब चेहरे के एक तरफ होगा, या तो लेफ्ट या राइट, यूजुअली इन मैक्सिलरी या मैक्सिलरी V2 या मैंडिबुलर V3 डिविजन्स में, या मैक्सिलरी या मैंडिबुलर V2 V3 डिविजन्स में आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऑप्थेल्मिक V1 जो कि बहुत लेस कॉमन है। फिर अटैक जो होगा वो कुछ सेकंड से 2 मिनट्स तक रहेगा, मतलब उसका जो ड्यूरेशन है वो कुछ सेकंड से लेकर 2 मिनट्स तक हो सकता है। पेन फ्री इंटरवल्स बिटवीन एपिसोड्स, मतलब जो एपिसोड्स हैं, रिकरेंट एपिसोड्स हैं, इनके बीच में जो इंटरवल आएगा, इनके बीच में जो गैप आएगा वो पेन फ्री होगा, ठीक है। ये कुछ दिनों से कुछ महीनों तक भी हो सकता है। फिर ट्रिगर्स क्या है, अगर हल्का सा टच भी करोगे ना, हल्का सा टच भी हो गया तो भी पेन एकदम से शुरू हो जाएगा। लाइट टच, च्यूइंग, चबाने से पेन स्टार्ट हो जाएगा, स्पीकिंग, बोलने से हो जाएगा, ब्रशिंग टीथ, ब्रश करने से, मुंह धोने से, शेविंग करने से, या फिर कोल्ड विंड, अगर हल्की सी हवा भी लग गई, ठंडी हवा भी लग गई तो भी ये पेन जो है ट्रिगर हो जाएगा और पेन होना पेशेंट को शुरू हो जाएगा। फिर अदर फीचर्स क्या हैं, कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अटैक्स के बीच में नहीं आता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का मतलब ये नहीं कि आप अपना सेंसेस वेंसेस सब खो दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेशेंट में अवॉइड ईटिंग, टॉकिंग फॉर फियर ऑफ ट्रिगरिंग पेन, पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है और वो जो है बोलना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि ये पेन ट्रिगर ना हो जाए, और पेन बहुत शार्प है इसलिए वो अवॉइड करता है। फिर सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में प्रेजेंट विद सेंसरी लॉस और अदर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट। अब सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया अगर है तो सेंसरी लॉस हो सकता है, और साथ में जो और क्रेनियल नर्व हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारी क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे पास, उनमें वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, ठीक है। ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ये सारी नर्व्स जो हैं ये भी इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो अदर नर्व्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इन सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। तो ये हो गई इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब हम देखेंगे इसका डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ पेन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक डिसऑर्डर्स क्राइटेरिया, इसी से हम डिसाइड करते हैं। फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन क्या है, यूजुअली नॉर्मली इन क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया सेंसरी लॉस सजेस्ट सेकेंडरी कॉज। अगर सेंसरी लॉस हो रहा है तो सेकेंडरी कॉज है, मतलब सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया होने का कारण सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी में हमने पढ़ा था कंप्रेशन हो सकता है और डीमाइलिनेशन हो सकता है, पर हमने सेकेंडरी में पढ़ा था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मतलब कोई और डिसीज़ कंडीशन थी जिसकी वजह से ये वाली डिसीज़ कंडीशन या मेडिकल कंडीशन बन गई है। इमेजिंग में आप MRI और MRA करवाओगे, फिर न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेस्ट्स जो भी होते हैं वो करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट में हम आ जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कार्बामेजेपाइन देते हो आप, क्यों? क्योंकि ये एंटी कन्वल्जेंट है, ठीक है। फिर आप अदर एंटी कन्वल्जेंट्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे गाबापेंटिन है, ठीक है, फेनिटोइन है, ये सब यूज़ करते हैं। मसल रिलैक्सेंट में हम मोस्टली बैक्लोफेन देते हैं, ठीक है, ये कार्बामेजेपाइन के साथ दिया जाता है। फिर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर या ट्रीटमेंट्स हैं जो इसे सही करने के लिए दिए जाते हैं, और यही इन दी लास्ट यही काम भी करते हैं। सबसे पहला है माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन, रिलीव्स वास्कुलर कंप्रेशन ऑफ द नर्व रूट, मोस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म रिलीफ। अगर लॉन्ग टर्म रिलीफ आपको चाहिए तो वास्कुलर डीकम्प्रेशन, माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन करवाना पड़ेगा। हमने प्राइमरी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में पढ़ा कि जो कंप्रेशन है नर्व रूट का, उसकी वजह से पेन डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। तो आप क्या करोगे, माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन, उस कंप्रेशन को हटाना है, वहाँ से जो दबाव बन रहा है उसे हटाना है। माइक्रोवास्कुलर डीकम्प्रेशन इज़ दी ट्रीटमेंट, इज़ दी सर्जिकल प्रोसीजर जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलीफ पेशेंट को दे सकता है। फिर परक्यूटेनियस प्रोसीजर्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मोकोआगुलेशन होती है। अब ये रेडियो फ्रीक्वेंसी थर्मोकोआगुलेशन क्या आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को यूज़ करके जो नर्व फाइबर्स, उधर जो ब्रांचेज हैं उधर नर्व की, उसे जो है हम डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आगे जो नर्व इम्पल्सिस का ट्रांसमिशन है वो मतलब पेन इम्पल्सिस का जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है। ग्लिसरॉल राइजोटोमी, ग्लिसरॉल राइजोटोमी में क्या आता है, ग्लिसरॉल इंजेक्ट किया जाता है ताकि नर्व फाइबर्स जो नर्व रूट है उसे वहीं पे ही ब्लॉक किया जाए, आगे जो है नर्व इम्पल्सिस या पेन इम्पल्सिस कैरी ना हो पाएँ, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है जो पेन कंडीशन है, जो पेन हो रहा है पेशेंट को इतना ज़्यादा, वो रुक जाए। फिर बलून कंप्रेशन, बलून कंप्रेशन में क्या होगा, एक कैथेटर इंसर्ट करके, बहुत माइन्यूट कैथेटर इंसर्ट करके वहाँ पे बलून को इन्फ्लेट किया जाएगा,
सिंपली काम वही है कि आप नर्व रूट को या नर्व का जो रास्ता है जिससे इम्पल्सिस का ट्रांसमिशन हो रहा है उसे ऑक्लूड करो, उसे रोको। जब उसे रोकोगे आप तो अपने आप जब पेन इम्पल्स का ट्रांसमिशन रुक जाएगा तो पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। और लास्ट में है गामा नाइफ सर्जरी या स्टीरियोटैटिक रेडियो सर्जरी से हम बोलते हैं। इसमें गामा रेज का यूज़ करके हम नर्व फाइबर या फिर नर्व जो वहाँ पे उसे डैमेज करते हैं। ये नॉन इन्वेसिव ऑप्शन है, इसमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है। गामा रेज का यूज़ करा जाता है और इसमें हम उस नर्व फाइबर को डैमेज कर देते हैं ताकि आगे पेन इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन ही ना हो पाए। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट हो गया इसका। इसके बाद सपोर्टिव मैनेजमेंट, आप पेन मैनेजमेंट, काउंसलिंग दोगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दोगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे पेशेंट को। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या, पेन कैरेक्टरिस्टिक्स एसेस करो, फ्रीक्वेंसी और ट्रिगर्स को देखो, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन और उनके साइड इफेक्ट्स को देखना है। प्रोवाइड सॉफ्ट नॉन इरिटेटिंग लूकवार्म फूड। ठीक है, पेशेंट को लूकवार्म फूड देना है, कोई इरिटेशन जो कॉज ना करे ऐसा फूड नहीं देना है। सॉफ्ट फूड देना है पेशेंट को ताकि च्यूइंग से पेन जो है ट्रिगर ना हो जाए। इनकरेज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, छोटे छोटे मील्स आपको देने हैं न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए। वार्म कंप्रेसेस अप्लाई करनी है इफ़ टॉलरेटेड टू रिलीव डिस्कम्फर्ट। ठीक है, टीच रिलैक्सेशन एंड डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स को यूज़ करना है ताकि पेन को रिड्यूस किया जा सके। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड ट्रिगर्स जैसे हार्ड फूड या कोल्ड विंड या एक्सेसिव टॉकिंग, ये सब पेशेंट जो है अवॉइड करे, इन ट्रिगर्स को अवॉइड करे। इंस्ट्रक्ट ऑन प्रॉपर मेडिकेशन एडियरेंस, प्रॉपर मेडिकेशन के लिए पेशेंट को बोलना है कि भाई मेडिकेशन आप रेगुलरली लें, बीच में ना छोड़ें। और कोई कॉम्प्लिकेशन हो सर्जरी के बाद में तो उसके लिए भी आपको जो है मॉनिटर करते रहना है। और टीच प्रोटेक्टिव आई केयर इफ़ कॉर्नियल रिफ्लेक्स इज़ एब्सेंट, अगर कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट हो गया है, अगर मान लो इस नर्व ने और इस कंडीशन ने और नर्व्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया है और कॉर्नियल रिफ्लेक्स एब्सेंट हो गया है, तो आपको प्रोटेक्टिव आई केयर भी पेशेंट को सिखानी पड़ेगी ताकि कॉर्निया डैमेज ना हो जाए। ठीक है, और आईज़ में कोई डैमेज ना हो जाए। तो दिस वुड बी द नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। और दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग डिसीज़ है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड वील बी अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन नर्सिंग केयर प्लान्स एंड केस स्टडीज़ फॉर यू। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ स्टे ट्यून्ड।